बताइएगा कि एक तो डस्का में आप वजीराबाद जा रही हैं, वहाँ पर जो डस्का का इलेक्शन है वहाँ पे कहा जा रहा है कि 23 पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग होगी और आप लोग का मुतालबा है कि दोबारा वहाँ पर रीपोलिंग पूरे डस्का में हो। ये बताएं कि अगर आपका मुतालबा ये नहीं माना जाता और 23 पोलिंग स्टेशन पर इलेक्शन होता है तो आप लोग उस इलेक्शन में कंटेस्ट करेंगे। और दूसरा ये बता दें कि डस्का के इलेक्शन के ऊपर राना सनाउल्लाह ने भी कहा कि एस्टेब्लिशमेंट का इसमें कोई किरदार नहीं है और सेनेट में भी गैर जानबदार किरदार अदा करने जा रही है एस्टेब्लिशमेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू, आपने बड़ा रेलेवेंट सवाल पूछा। हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन से ये रिक्वेस्ट की अपनी पिटिशन के अंदर भी जो आज जमा होगी कि हमें पूरे हल्के में री इलेक्शन चाहिए, सिर्फ 20 पोलिंग स्टेशन पे री इलेक्शन नहीं चाहिए। उसकी वजह ये नहीं है कि वो जो 20 पोलिंग स्टेशन के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स धुंध में अगवा हो गए थे, वो भी एक बहुत बड़ी वजह है। और जब वो वापस बाजमात लाए गए तो उन्होंने, किसी ने ये कह दिया मेरी ऐनक टूट गई थी, किसी ने कहा धुंध में मेरा फोन चल नहीं रहा था, किसी ने कहा मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। तो जिनकी ऐनकें टूट गई थी, जिनकी गाड़ियां खराब हो गई थी, उन्हीं के हलकों में पोल सबसे ज्यादा वोट्स पोल हुए। तो मेरा ख्याल है कि पोलिंग तो 5 बजे बंद हो जाती है। ये कौन से ऐसी जगह है जहां पर पूरी रात पोलिंग चलती रही और जो पोलिंग की रेशियो है वो सुबह को 88 पे पहुंच गई। सिर्फ ये एक वजह नहीं, इसको एक लार्जर उसमें देखना पड़ेगा और वो ये है कि सुबह से इन्होंने बड़ी मुनज़्ज़म धांधली की है और सुबह से इन्होंने पीएमएलएन के जो स्ट्रांग होल्ड्स थे, पूरा डस्का माशाअल्लाह पीएमएलएन का स्ट्रांग होल्ड है, तो इन्होंने बड़ी चालाकी के साथ पहले फायरिंग करके वोटर्स को हरासा किया। सबसे पहला असूल वोटिंग का ये होता है कि जिस भी पार्टी को वो वोट करना चाहते हैं, वोटर्स को, अवाम को एक पीस ऑफ माइंड के साथ और एक अच्छा माहौल फराहम किया जाना चाहिए ताकि वो अपने हक के राय दही को इस्तेमाल कर सकें। तो वो उनसे छीना गया, उनका बेसिक राइट उनसे छीना गया, उनको खौफ व हरास के माहौल के अंदर वोट डालने पर मजबूर किया गया। और तब भी जब डस्का के और वजीरा के बाद के अवाम डिटर नहीं हुए, पीछे नहीं हटे, तो इन्होंने फिर बाय डिजाइन पोलिंग स्टेशंस को बंद कर दिया। 6-6 घंटे पोलिंग स्टेशंस पे पोलिंग सस्पेंड की गई। हमने वो वीडियोस अवाम को दिखाई, मैंने अपने ट्विटर अकाउंट से भी ट्वीट की कि जहां पर अवाम दरवाजा तोड़ रही है कि दरवाजा खोलो पोलिंग स्टेशन का और दरवाजा बंद है, और जब अंदर वो दरवाजा तोड़ के दाखिल हुए तो सारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, सब लोग डेस्क आगे रख के बिल्कुल खाली बैठे हुए थे और एक भी वोटर अंदर नहीं था, लेकिन पोलिंग स्टेशन के दरवाजे बंद रखे गए। उसके बाद जब अवाम ने देखा कि पोलिंग का टाइम जो है वो कंक्लूड हो रहा है, तो उन्होंने फिर दरवाजे पीटने शुरू किए, पोलिंग स्टेशन के दरवाजे खुलवाने शुरू किए। तो इस तरह तो, और गलियों में, मतलब पोलिंग स्टेशन के बाहर जो गलियां थी, मोहल्ले थे, वहां दूर दूर तक शहर के वोटर्स थे और पूरी दुनिया ने देखा उसको। तो शहर के वोटर्स को इस तरह बाय डिजाइन पोलिंग स्लो करके पोलिंग प्रोसेस से बाहर रखा गया, वोट नहीं डालने दिया गया। उसके बाद आपने वो मनाजिर अपनी आंखों से देखे, मैंने खुद ट्वीट किए थे कि किस तरह उन्होंने पोलिंग के थैले ही, वोट्स के थैले ही उठा के भाग गए। और आप उस प्रिजाइडिंग ऑफिसर का क्या नाम है उसका, वो एक तसद्दुक हुसैन है, उसने भी ये गवाही दी है, उसने गले में अपना कार्ड भी पहना हुआ है, उसने अपना नाम और पोलिंग स्टेशन नंबर भी बताया है और उसने कहा कि हमें जबरदस्ती कहा जा रहा था कि इलेक्शन कमीशन की गाड़ी में नहीं, दूसरी गाड़ियों में बैठो और मतलब अगवा हो जाओ। इसी तरह वो जो वोट चोर, एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर पीटीआई का कारिंदा पकड़ा गया है, वो वोट का थैला चोरी करके फरार हो रहा था, उसको रंगे हाथों पकड़ा है और वो सब वीडियोस अवाम के सामने हैं। तो उसके बावजूद जब मुस्लिम लीग नून जीत रही थी, इस तारीखी ब्लेटेंट नेकेड धांधली के बावजूद जब मुस्लिम लीग तब भी जीत रही थी अल्हम्दुलिल्लाह, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने धुंध की आड़ में वो 20 अफसरान को ही अगवा कर लिया। और ये मैं नहीं कह रही, ये इलेक्शन कमीशन की अपनी प्रेस रिलीज भी कह रही है और ये कह रही है कि जब वो 20 वापस लाए गए तो उनके नताइज में रद्दोबदल था। इसके बाद आप सिर्फ ये बताएं कि मैं 20 हलकों का या 20 पोलिंग स्टेशन का किस तरह से मान लूं रीपोल। मुझे तो पूरे हलके का, मेरे पूरे डस्का का वोट छीना गया, हम कैसे मान लें उसको? हम नहीं मान सकते। पूरे डस्के का इलेक्शन दोबारा होगा और इलेक्शन कमीशन से मैं ये रिक्वेस्ट करती हूं
कि ना सिर्फ ये कि हमें रीपोल पूरे हलके का दिया जाए डस्का का, बल्कि जो भी जिम्मेदारान हैं, चाहे वो IB के ऑफिसर्स हैं, चाहे वो किसी और इदारे के ऑफिसर्स हैं, चाहे वो PTI के ऑफिस होल्डर्स हैं जो डस्का में बैठे रहे और ये काम अपनी निगरानी में करते रहे, चाहे वो इंतजामिया के अरकान हैं, चाहे वो पुलिस ऑफिसर्स हैं जिनके अंदर वो जहीर विर्क साहब जो है वो शामिल हैं, और चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे वो जो वजीर आला पंजाब हो या जो भी हो, उन सबको के खिलाफ एक्शन लिया जाए, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए ताकि इस घिनौनी प्रैक्टिसेस को हमेशा के लिए मुल्क से खत्म किया जाए। हमजा की बेल हो गई जी, अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। पौने 2 साल बाद ना तो कोई न्याय पेश कर सकी, इस पर आप अपने ताबेदार को क्या कहेंगी, क्या पैगाम देंगी? देखिए, हमजा ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी और बड़े सब्र और हौसले से दी। एक बेटी है उसकी जो अल्लाह ताला ने उसको 20-22 साल के बाद दी, वो उसके बगैर बड़ी हो गई। जब वो जेल गया तो शायद वो चंद माह की थी, तो लेकिन वो डटा रहा, नैरेटिव पे भी खड़ा रहा, पार्टी का साथ भी उसने डट के दिया, एक दिन के लिए नहीं वो घबराया। तो हम सब मिलके पहले तो हमजा शहबाज शरीफ को खराजे तहसीन पेश करते हैं, और जिस तरह जुल्म उसके साथ हुआ और बाकी मुस्लिम लीग नून के अरकान के साथ जिनको महीनों सालों जेल में रखा गया और आखिर में इनको धूल चाटनी पड़ी, एक पैसे की कोई करप्शन, कोई रॉन्ग डूइंग नहीं निकली। तो ये जो जुल्म और ज्यादती होती है ये कॉन्सिक्वेंसेस के बगैर नहीं होती, और वो वक्त दूर नहीं है भाई कि जब इनको कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। और फ्रॉड शीट पे आ जाएं, जिसको मैंने पहले दिन ही फ्रॉड शीट कहा था, इसी तरह हर आने वाला दिन इनको जलील और ख्वार कर रहा है, इनको रुस्वा कर रहा है, इनको एक्सपोज कर रहा है, इस जाली वोट चोर इमरान खान को और उसकी हुकूमत को एक्सपोज कर रहा है, और मियां साहब को अल्लाह ताला सुरखरू कर रहा है। ब्रॉड शीट की बड़ी बातें सुन रहे थे कि ये सबसे पहले तो ये सामने आया कि इमरान खान उनसे मिला और उसके बाद इमरान खान की अपने हुकूमत के कारिंदों ने, जिन्होंने एहतसाब का झूठा ठेका उठाया, वो इनको रिश्वत की ऑफर करते रहे और कहा गया कि हमारा कमीशन हमें दें। और आखिर में क्या हुआ, पैसे लेने गए थे और नवाज शरीफ से निकलवाने गए थे, उल्टा लेने के देने पड़ गए, और नवाज शरीफ को उल्टा इनको 45 लाख रुपया पाकिस्तानी अदा करना पड़ गया। तो इससे बड़ी बदनामी, रुसवाई और क्या होगी कि पूरी दुनिया के सामने आप एक्सपोज हुए। और ये भी मैं बता दूं, ये मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो कौमी खजाने को इन वोट चोरों, आटा चोरों, चीनी चोरों, बिजली चोरों ने नुकसान पहुंचाया है, वो सब ये ब्रॉड शीट में भी जो हुकूमत पाकिस्तान को जुर्माने भरने पड़े हैं अपने इंतकाम के, और अपने जो गलत मलत और झूठा एहतसाब किया था और इंतकाम किया था उसमें इनको पहली दफा हुआ है कि किसी एम्बेसी के पाकिस्तान के अकाउंट्स फ्रीज हो गए हों और उसमें से पैसा निकलवा लिया गया हो। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये पैसे जो हुकूमत पाकिस्तान के पैसे थे, जो पाकिस्तान के अवाम के टैक्स पेयर के पैसे थे, जो इन्होंने इंतकाम की नजर किए हैं और अपने झूठ की नजर किए हैं, वो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की अवाम इनकी जेबों से निकलवाएगी। चाहे वो गाला का 300 कनाल का घर बेच के अदा करना पड़े, या वो जमान पाक का घर बेच के अदा करना पड़े, या वो जो फॉरेन फंडिंग में अरबों रुपए का फ्रॉड हुआ है वो पैसे उस वहां अदा करने पड़े। खान साहब की जो है सेनेट में किसको लाया जाए, और दूसरा 2 मार्च के लिए आपके जो है वो नोटिस जारी हुए हैं नैब से, उसके हवाले से आप देखिए, सबसे पहले परवेज रशीद साहब की बात मैं कर लूं तो पूरी दुनिया को पता है कि परवेज रशीद साहब को सेनेट से क्यों बाहर रखा गया। उसकी वजह ये नहीं है कि वो ये तब से चला आ रहा है जब एक इलेक्टेड हुकूमत पे दबाव डालकर उनको निकलवाया गया और उनके खिलाफ साजिश की गई। मैं तो उनको कह रही थी, आपको मुबारक हो परवेज अंकल, आप मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ की सफ में आके खड़े हो गए। लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि उनको क्यों निकाला गया। ये लोग तो हक का स्टैंड लेते हैं, गलत को गलत कहते हैं, सिविलियन सुप्रेमेसी के ऊपर खड़े रहते हैं, बल्कि स्टैंड लेते हैं और कहते हैं कि कोई भी इदारा अपने आईनी हदूद से बाहर निकलकर कोई काम नहीं करेगा।
और झुकने से इनकार कर देते हैं, उनके साथ ये सलूक होता है। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि 2 किस्म के इंसाफ हैं इस मुल्क। परवेज रशीद साहब के फैसले ने और ज्यादा मजीद उसको बेनकाब कर दिया। आप देखें कि जो PTI के बदनाम जमाना किरदार हैं, जिनके बारे में गुंडागर्दी और रॉन्ग डूइंग एस्टैब्लिश हो चुकी है, वो उनके पेपर्स एक्सेप्ट हो जाते हैं। और परवेज रशीद जिनके पास सवाए अपनी इज्जत और अपने एक असूल के और जमहूरियत की जिद्दोजहद के उनके पास कुछ भी नहीं है। तो ये जो ज्यादती हुई है उनके साथ, ये जो डबल स्टैंडर्ड्स एक्सपोज हुए हैं, ये पूरी कौम ने देखा है। और ये भी आप याद रखें कि ये आज तो चल गया, कल शायद चल जाए, लेकिन बहुत अरसे तक चीजें नहीं चलेंगी। तो ये जो इंसाफ के 2 मयार हैं, ये इंसाफ के ऊपर एक धब्बा है और आला अदलिया को इसका नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि ये जो पसे पर्दा किरदार होते हैं वो नजर नहीं आते, अदलिया का चेहरा दागदार होता है। तो ये अदलिया को इसका नोटिस लेना चाहिए। दूसरा, आपने मेरे खिलाफ नैब की नोटिस की बात की, तो मेरे ख्याल है सुना तो मैंने भी यही था, फिर अचानक सुना कि वो धुंध में वो नोटिस भी गुम हो गए। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि मरियम नवाज शरीफ का आपके पास यही इलाज है, आपके ऊपर वो जो भी बात करती है आपके पास उसका कोई जवाब नहीं है। उसकी जो किसी ना अवाम की जो एक स्ट्रगल लेकर हम साथ चल रहे हैं, उसका तोड़ आपके पास नहीं है। या आपके पास धुंध में बंदे अगवा करना आपका शेवा है, या धांधली करना आपका शेवा है, या ये कि जिसको आप इन झुका नहीं सकते उसको आप अगवा करके जेल में डाल दें, ये भी अगवा है। और इमरान खान साहब एक अब एस्टैब्लिश्ड अगवाकार हैं और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का फजल है कि मैं बिल्कुल नहीं डरती। पहले भी इन्होंने मुझे नाहक 2 दफा अंदर रखा। ये लोग ये नहीं जानते कि अंदर रखना जो है ना, किसी को जेल में बंद करना झूठे मुकदमात में, वो किसी चीज का हल नहीं होता। आप उससे ना सिर्फ ये कि किसी को डरा धमका नहीं सकते, बल्कि जब आप नाहक उसमें जेल में होते हैं तो जो डर होता है वो भी खत्म हो जाता है। और आप पहले से भी ज्यादा, कम से कम मैं पहले से भी ज्यादा तवाना होकर और अपना जज्बे को तकवीयत देकर अल्लाह ताला ने मुझे उन 2 मराहिल में से भी गुजारा। तो अगर आपके पास यही एक दुनिया को देखने दें कि आप कितना डर रहे हैं, हर जगह आप फेलियर हैं, आप गवर्नेंस में फेलियर हैं, आप फॉरेन रिलेशंस में फेलियर हैं, आप अपनी गवर्नेंस में फेलियर हैं, आप कीमतें कंट्रोल करने में फेलियर हैं, आप आवाम को रिलीफ देने में फेलियर हैं, बल्कि आप मुजरिम हैं उनके। तो अगर ये आपने अपने कफन में आखिरी कील ठोंकना है तो जरूर करिए। मैडम जी बताइएगा कि डस्का इलेक्शन के हवाले से आपने बात की कि पूरे हल्के में इलेक्शन होना चाहिए। अगर इलेक्शन कमीशन ये फैसला करता है कि वो सिर्फ 23 हल्कों में होगा, इसी सूरत में फिर नून लीग का क्या डिसीजन होगा? क्या बाइकआउट करेंगे या क्या? नहीं, ये जरा एजम्पशन की बात है, फैसला आ जाने दें। वो अभी मुकदमा सुन रहे हैं, हमारे ना काबिले तरदीद शवाहिद हैं जो हमने पेश किए हैं। इलेक्शन कमीशन की अपनी फाइंडिंग भी यही है, क्योंकि उनकी प्रेस रिलीज भी यही कह रही है। तो पहले फैसला आने दें। और मैं ये कहना चाहती हूँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कि ये आपके पास मौका है। आपका जो ECP है एक कौमी इदारा है, और वोट की इज्जत करवाना, वोट की हुर्मत की हिफाजत करना, पाकिस्तान के अवाम के हक राय दही को यकीनी बनाना आपकी जिम्मेदारी है। और 22 करोड़ अवाम आपकी तरफ देख रही है। ये आपके पास शायद पहला और आखिरी मौका है कि आप एक असूली स्टैंड लेकर इंसाफ करें और पाकिस्तान के और डस्का के अवाम को इंसाफ दें, और आइंदा के लिए जो जिम्मेदारान है उनको करार वाकई सजा देकर आइंदा के लिए ऐसे वाकयात को रोकें। क्या हमजा की वापसी की जमानत को आप मुस्लिम लीग नून को के हवाले से किस तनाज़ुर में देखते हैं? इसी वक्त सिर्फ एक ही जो है वो शरीफ खानदान की जो वो मैदान में है, अब उनका आना आपको कितना समर्थन करें? बहुत ज्यादा, क्योंकि वो बहुत मेहनती है, अपने काम को, सियासी कामों को अच्छे से जानता है, और उसकी कमी मुझे हर मौका पर महसूस हुई, पार्टी को महसूस हुई। अब वो इंशाअल्लाह ताला आए तो 1 और 1 11 होते हैं, और हम दोनों मिलकर इंशाअल्लाह ताला ये मियां साहब जो जिद्दोजहद शुरू की है पाकिस्तान के अवाम की खातिर, इसको आगे लेके जाएंगे। ये बताइएगा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, का मुतबादिल उम्मीदवार कौन है? मेरा ख्याल है कि अनाउंस कर दिया आज हमने, अभी नहीं किया, अभी आपके पास लिस्ट आ जाएगी।
मियाँ साहब की ये कि मुशाहिदुल्लाह साहब हमारे बहुत ही शानदार एक सिविलियन सुप्रेमेसी पे खड़े होने वाले जमहूरियत के अलमदार थे, पार्टी के वफादार थे। मियाँ साहब के एक बहुत बाएतमाद साथी थे, एक बहुत जमहूरियत की बहुत तवाना आवाज़ थे। उनकी कुर्बानियाँ हैं। मुझे उनकी मुलाकात मेरे साथ हुई थी जब मुशर्रफ ने कूक किया था और मियाँ साहब जो है वो कराची में अरेस्टेड थे, तो वहाँ पर ही मैंने इनको तब देखा और वहाँ पर इनसे मेरी मुलाकात हुई। 1999 की मैं बात आपको बता रही हूँ। तब से उन्होंने उनकी कुर्बानियों का, उनकी जिद्दोजहद का सिलसिला जारी है। तो ऐसे इंसान को याद रखना और हमेशा के लिए जिंदा रखने के लिए ज़रूरी है कि उन्होंने जिसको अपना कवरिंग कैंडिडेट बनाया था वो उनका बेटा है अफनान, डॉक्टर अफनान। एक PhD हैं और कमाल का लड़का है, बहुत लर्नेड और ऑब्वियसली क्योंकि जमात से उसका ताल्लुक है, अपने वालिद के साथ क्लोज रहा है, तो वो असूल उसने भी अपनाए हैं। तो मियाँ साहब की ये एक ख्वाहिश थी कि उनको रिवॉर्ड किया जाए। अब हमारा पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास हो रहा है, देखें क्या फैसला आता है। लिस्ट सामने आ जाएगी। बिलावल भुट्टो भी पहुंच रहे, मुलाकात आपकी होगी और पहुंच गए मतलब, और गिलानी साहब के बिलावल भुट्टो मेरे पास इंशाल्लाह ताला कल करें और ये उन्होंने कहा था, तो मैंने उनको कहा आप जरूर तशरीफ लाएं, बल्कि मेरे साथ लंच करें। तो कल वो आएंगे इंशाल्लाह ताला, उनसे मिलके बात। सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है सदारती रेफरेंस, आप क्या देख रही हैं कि उसके अंदर फैसला अभी तक जो नजर आ रहा है, जितनी भी हम उसकी ऑब्जर्वेशन सुन रहे हैं कि मुतनासिब नुमाइंदगी की तरफ वो जाता नजर आ रहा है। अगर यही फैसला आ जाता है, मुस्लिम लीग नून उसे तस्लीम करेगी या क्या देख रहे हैं? मैं इसके बारे में मेरा वही असूली मौक़िफ़ है जो पहले दिन था। मैं ये समझती हूँ कि ये जो इलेक्शन के अंदर हॉर्स ट्रेडिंग और ये जो फ़ोन करवा के लोगों को, MPAs को, MNAs को, सेनेटर्स को दबाव में लाया जाता है, ये खुफिया वोटिंग जिनको सूट करती है उनको करती है। लेकिन मेरा असूली मौक़िफ़ ये है कि इसके ऊपर पार्लियामेंट जो है वो, क्योंकि ये आईनी शिक है, इसके अंदर कोई तरमीम अगर लानी है तो वो पार्लियामेंट कर सकती है, लेकिन वो ये जाली हुकूमत नहीं कर सकती। हम इंशाअल्लाह ताला ज़रूर इस कानून को तब्दील भी करेंगे। अल्लाह ताला करे कि कोई बेहतर जमहूरी हुकूमत आए, उसके साथ बैठ के उसके साथ पूरा तावन भी करेंगे। मुस्लिम लीग नून की भी अगर हुकूमत आइंदा आती है इंशाअल्लाह, तो उसमें भी हम ये तरमीम ज़रूर करेंगे। लेकिन ये तरमीम करना सिर्फ अवाम के मुंतखब नुमाइंदों का हक है, वही ये तरमीम करेंगे। ये इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। और मैं सुप्रीम कोर्ट को पहले भी ये रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ कि ये एक सियासी मसला है, आप इसमें पार्टी ना बने। और ये लोग तो चाहते हैं कि पहले हमें फ़ोन करवाए गए कि प्लीज़ बैठ के इमरान खान के साथ पार्लियामेंट से इस पे लेजिस्लेशन करें। हमने इनकार कर दिया, हमने कहा कि हम इमरान खान को कोई रिलीफ नहीं देंगे। तो फिर वो ऑर्डिनेंस लाने की कोशिश करते रहे, फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो मैं सुप्रीम कोर्ट को आज भी ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वो इसमें पार्टी ना बने, क्योंकि ये परसेप्शन उसका यही आएगा कि इमरान खान की डूबती हुई कश्ती को बचाने के लिए, तहरीके इंसाफ की डूबती हुई कश्ती को बचाने के लिए, जब इमरान खान की हुकूमत कमजोर हो चुकी है, जब हर तरफ से उसको नाकामी और रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है, जब वो ग्राउंड से, बैटल फील्ड से रिट्रीट कर रहा है और हर जगह वो फेलियर है और उसके अरकान भाग रहे हैं, उसके MNAs भाग रहे हैं, उसके MPAs भाग रहे हैं और एक बगावत सी हो चुकी है उनके रैंक्स के अंदर। तो ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट इमरान खान साहब को कोई रिलीफ देता है तो पाकिस्तान की आवाम उसको एक बायस्ड फैसला समझेगी। मैं दोबारा से कह दूं कि ये 2 साल 3 साल पहले जब इनका सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन हुआ था, तो इमरान खान को तब शो ऑफ हैंड्स नहीं याद आया, तब उनको ओपन बैलेट याद नहीं आया, तब उनको ट्रांसपेरेंसी याद नहीं आई, तब उनको ये याद नहीं आया कि हॉर्स ट्रेडिंग होती है, तब उनको ये नहीं याद आया कि खरीदे जाते हैं और फरोख्त किए जाते हैं अराकीन। और ये भी लोगों को बताएं कि ना सिर्फ आपने अराकीन को उस वक्त खरीदो फरोख्त की, बल्कि आपने एजेंसीज को इस्तेमाल किया, उनसे फोन करवाए और दबाव डलवाकर, फाइलें खुलवाकर ऑपोजिशन के अरकान की आपने उसको खरीदा। उसको भी खरीदना कहते हैं। तो आज अचानक आपको, जब आपके पैरों के नीचे जमीन हिल रही है, खिसक रही है, तो आज आपको याद आ गया कि शो ऑफ हैंड्स होना चाहिए। आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? अगर आप करेंगे, आप
कोर्ट से फैसला लेंगे, सुप्रीम कोर्ट को इस गंदे सियासी खेल में घसीटेंगे तो हम आपको एक्सपोज करेंगे। और ये काम आप बिल्कुल सर झुकाकर, जिस तरह पोलिंग स्टेशन के अचानक वो 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स मुंह लटकाकर और सर झुकाकर गैर नजर मिलाए हुए आरओ ऑफिस में अचानक सुबह वारिद होकर चले जाते हैं, ऐसे हम आपको आंखें बचा के, नजरें चुरा के गुजरने नहीं देंगे, हम आपको पूरा एक्सपोज करेंगे। है डस्का के इलेक्शन में और सेनेट के इलेक्शन में गैर जानिबदार है एस्टेब्लिशमेंट स्पेसिफिकली। मैं ये समझती हूं कि अगर वो एस्टैब्लिशमेंट गैर जानिबदार नहीं है तो उनको गैर जानिबदार होना चाहिए। और इलेक्शंस लड़ना, पॉलिटिकल जो मैदान है, पॉलिटिकल जोड़ तोड़ है, सियासी हिकमत अमली है, उसमें न सिर्फ ये कि दखल अंदाजी करना बल्कि एक पार्टी को सपोर्ट करना, एक नाकाम खान को, वोट चोर को सपोर्ट करना जो खुलकर अवाम के सामने आ चुका है, जिसने अवाम की जिंदगी अजीरन कर दी है, एक ऐसी हुकूमत को दवाम देने की कोशिश करना, उसके पीछे खड़ा होना, उसके लिए कोई एफर्ट्स करना, अगर वो ये कर रहे हैं तो उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अवाम के सामने आके खड़े होने वाली बात है जो कि किसी भी तरह अदारे के लिए अच्छी नहीं है। जी 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 बिल्कुल, जनरल काउंसिल का इजलास है। आपके जो अरकान है वो इंटैक्ट है या कोई ऐसा कोई फियर आप? नहीं, माशाल्लाह जिनके इंटैक्ट नहीं है, मुसीबत उनको पड़ी हुई है। और मैं आपको एक दफा फिर से ये बता दूं कि जब अवाम, स्पेशली पीटीआई, जो भानुमती का कुंभा जोड़ा गया था ना इधर उधर से लोग उठा के, उनकी जाहिर है उनके पीछे जो ताकतें थी, उन्होंने ये पीटीआई उनको इसी तरह बनवाई, तो उनकी पीटीआई से कोई हमदर्दी नहीं है। जब उनको ये नजर आ रहा है कि इतनी धांधली के बावजूद अगर मुस्लिम लीग माशाल्लाह जीत गई है तो पीटीआई का कोई फ्यूचर नहीं है। और मैं दोबारा कहती हूँ कि नौशहरा में हमने माशाल्लाह इनको घर में घुस के मारा है। अगर नौशहरा से पीएमएलएन जब कभी नहीं जीती, नौशहरा से जीत सकती है। अब आप बेशक अपनी शर्मिंदगी और खिफत मिटाने के लिए कहें कि जी वहाँ हमारी पार्टी की आपस की लड़ाइयाँ थी, वहाँ ये था, वहाँ वो था, वहाँ ऐसा नहीं था। वहाँ अवाम ने एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ मुस्लिम लीग नून को वोट दिया है। अब आप अपनी जैसे मर्जी अपनी शर्मिंदगी खिफत छुपाएं, उससे असल बात नहीं छुपती। और दूसरी बात ये कि मैं आखिर में ये भी कह देना चाहती हूँ कि जो लोग ये कह रहे हैं ना कि ये लोकल सतह की धांधली हुई थी, इसमें लोकल पीटीआई इन्वॉल्व है, इसमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व है, तो ऐसा हरगिज नहीं हुआ था। इसमें एजेंसीज इन्वॉल्व थी जो इमरान खान वोट चोर के नीचे आती हैं, और वो हाईएस्ट ऑफिस से, जिस पे इमरान खान कब्जा करके बैठा हुआ है, जिसको प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस कहते हैं, वहां से ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस के बगैर एक सुई भी नहीं हिल सकती। तो मैं ये अच्छी तरह जानती हूं कि वो नाम मेरे पास आ चुके हैं। मैं सिर्फ ये इंतजार कर रही हूं कि ईसीपी के पास क्या क्या सबूत हैं वो सामने आए, और मैं ये इंतजार कर रही हूं कि ये खुद सच बता दें और मजीद शर्मिंदगी से बच जाएं, वरना वो हकायक मुझे अवाम के सामने लाना पड़ेंगे कि किस तरह वो 20 में से चंद प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को पूरी रात गाड़ियों में घुमाया गया और उनसे नताइज तब्दील कराए गए, और किस तरह बाकी को एक डेरे पर ले जाकर वहां पीटीआई का कौन कौन सा रुकन मौजूद था, वहां किस किस एजेंसी का कौन सा रुकन मौजूद था, मैं अच्छी से जानती हूँ। तो वो अगर ये चीज एक्सपोज न की तो ये मैं कर दूंगी। बस आखिरी सवाल प्लीज। इमरान खान कब घर, ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं है। इलाज हो सकता है या नहीं हो सकता, मैं बात नहीं जा रही। शुक्रिया। इमरान खान कब जा रहे हैं? अगली डेडलाइन बता दें मैडम। सेनेट इलेक्शन है। देखो मेरी बात, मैं तो तारीखें नहीं दे सकती, लेकिन मैं ये जरूर जानती हूँ कि उनकी जो हरकतें हैं, उनका जो घबराना है, उनके जो हवास बाख्तापन का सबूत है। देखो इतने नाअहल और इतने नालायक हैं और इतने घबराए हुए हैं कि धांधली भी सही तरीके से नहीं कर सके, उसमें भी सबूतों का एक अंबार छोड़ गए हैं। तो ये जो इनकी घबराहट है, जो इनकी हरकत और सकनात हैं, जिस तरह इनके सांस, हाथ पांव फूले हुए हैं, उससे तो मुझे ये नजर आ रहा है कि हमसे पहले उनको पता है कि वो कब जा रहे हैं। शुक्रिया।
गड्डी च बैठ गई करके गड्डी च बैठ गई। हाँ जी हाँ जी गड्डी च बैठ राना राना हाँ तो निकल बड़ा बचता है बहुत गुस्सा कर भजे जाते हो रात में प्रोग्राम हो गए रात में प्रोग्राम वो छेड़ियां भुआड़ियां